नमस्कार, मैं हरिशंकर चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको सेल के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो सेल के बारे में हमने क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में? तो हमने बताया था कि सेल की खोज किसने की थी, उसमें डेड सेल की खोज किसने की थी और मतलब जो जीवित कोशिका है उसकी खोज किसने की थी, ठीक है। और आपको बताया गया था कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी सेल किसकी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल और सबसे छोटी सेल कौन कौन सी होती है, तो इसके बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है। और हमने आपको ये भी बताया था कि इस संसार में जो सेल हैं, सेल के आधार पर जितने भी जीव हैं उनको दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर का मतलब जिसके अंदर एक ही सेल हो या फिर एक से ज्यादा सेल हो लेकिन एक ही टाइप की, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहेंगे जिनके अंदर या तो एक सेल हो या तो अगर सेल ज्यादा हो लेकिन एक ही प्रकार की हो और वही उसके एक्सक्रीशन का काम करेगी, वही रेस्पायरेशन का काम करेगी, वही डाइजेशन का काम करेगी, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था कि अमीबा और पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम ये बैक्टीरियाज हैं, तो इनकी जो बॉडी बनी हुई होती है वो यूनिसेलुलर होती है, मतलब उसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, इसलिए उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था आपको मल्टी सेलुलर में क्या बताया था हमने आपको? मल्टी सेलुलर में बताया था कि इस संसार में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। मतलब एक से अधिक कोशिकाओं का मतलब यहां से ये है कि एक से अधिक कोशिकाएं मतलब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, उनके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। कुछ कोशिकाएं एक्सक्रीशन का काम करेंगी, कुछ रेस्पायरेशन का काम करेंगी, कुछ डाइजेशन का काम करेंगी, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि इस संसार में दो तरह के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। वैसे तो प्लांट सेल अलग होती है और जो ह्यूमन या फिर एनिमल सेल होती है वो अलग होती है, लेकिन हम कुछ जो कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं उनको लेकर के हम चलेंगे। बाद में हम प्लांट और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंट होता है ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में हमें पढ़ना है और सबसे पहले नंबर पे हम ले लेते हैं, सबसे पहले नंबर पे सेल वॉल। सेल वॉल जिसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति, जिसे क्या कहेंगे हम? कोशिका भित्ति। अब ये कोशिका भित्ति क्या होती है? तो जैसे कोई सेल है, ये कोई सेल है, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है या फिर इसकी जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग को ही हम क्या कहते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। किसी भी सेल की आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ प्लांट में ही पाई जाती है, ये प्लांट में ही पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में ये नहीं पाई जाती है। ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि ये जो प्लांट सेल में आपको मिली सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ये किस चीज की बनी होती है, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात तो ये जो कोशिका होती है उसकी ये आउटर मेम्ब्रेन होती है या फिर आउटर कवरिंग होती है, और ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की। आप बताएंगे कि जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो ये सेल्यूलोज क्या होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट
तीन फॉर्म में मिलता है। एक होता है मोनोसेकेराइड, और दूसरा होता है डाइसेकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। तो ये जो सेलुलोज है ये पॉलीसेकेराइड फॉर्म में होता है, पॉलीसेकेराइड फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब ये जो सेलुलोज है ये पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट, उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज से बनी होती है, इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है काइटिन की। जो इंसेक्ट है उनकी मेम्ब्रेन बनी होती है काइटिन की, और काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, तो ये पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसका अगला काम क्या होता है, मतलब ये जो प्लांट में पाई जाती है ये अगला काम इसका क्या होता है, तो इसका अगला काम होता है कि ये पौधे को शेप देती है, साइज देती है और प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल होती है प्लांट में, ये क्या करती है, एक ये प्लांट का हार्डेस्ट पार्ट होता है, मतलब इसमें जो वाटर है ना, वाटर ये 0% पाया जाता है। मतलब जो सेल वॉल होती है इसमें पानी की मात्रा मतलब एकदम ना के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लांट की हार्डेस्ट पार्ट होती है, और ये प्लांट को क्या करती है, शेप देती है, साइज देती है और प्रोटेक्शन भी देती है। ठीक है, अब आगे हमें पढ़ना है कि ये जो सेल होती है ना, ये डेड पार्ट होती है। ये जो सेल वॉल होती है ये प्लांट की डेड पार्ट होती है, मतलब ये एक मृत कोशिका होती है, डेड सेल। ठीक है, अब इसके बाद हमें अगला कंपोनेंट पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, अब ध्यान दीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अब इसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, इसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, और ये झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लांट में भी पाई जाती है और एनिमल में भी पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट में पाई जाती है और एनिमल में पाई जाती है, लेकिन अब अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो एनिमल होते हैं, एनिमल या फिर ह्यूमन, उनकी सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, तो आउटर कवरिंग आप सेल वॉल नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है किसकी, एनिमल की। एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है ये होती है किसकी, तो आप क्या बताएंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड से। और लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड का मतलब ये है वसा। ये किसकी बनी होती है, तो ये वसा की बनी होती है। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका काम क्या होता है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन का काम देख लेते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये करती क्या है कि कोशिका के अंदर से जो भी अच्छे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी अच्छे
पदार्थ होते हैं उनको ये बाहर जाने से रोकती है, और जितने भी हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं जो बाहर से हार्मफुल एलिमेंट कोशिका में मतलब प्रवेश कर जाएंगे तो ये उनको रोकती है। ठीक है, मतलब ये कोशिका क्या करती है, तो बाहर से आने वाले हार्मफुल एलिमेंट्स और अंदर से बाहर की ओर जाने वाले अच्छे एलिमेंट्स पर क्या करती है, तो ये कंट्रोल रखती है। ठीक है, तो ये हो गया कोशिका झिल्ली का काम। ठीक है, अब इसके बाद आगे तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, तो कोशिका में जो बीच का सबसे बड़ा भाग होता है यही होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस का क्या काम क्या होता है, तो जिस कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है तो न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, इसके और नाम है इसे हम कहते हैं ब्रेन सेल। जिस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस पाया जाता है तो न्यूक्लियस क्या है, तो ये है ब्रेन। उस सेल का ये ब्रेन कहा जाता है, या फिर सेल का मैनेजर भी कहा जाता है। किसको, तो सेल का मैनेजर कहा जाता है। सेल का मैनेजर कहा जाता है किसको, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस होता क्या है, तो ये होता है एक लिक्विड होता है जिसमें होते क्या है, तो उसमें होते हैं डीएनए और आरएनए। इसमें एक लिक्विड होता है जिसमें क्या होते हैं, तो डीएनए होता है और आरएनए होता है। और ये डीएनए और आरएनए किस फॉर्म में होते हैं, तो ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि डीएनए का मॉडल किसने दिया था, डीएनए का मॉडल किसने दिया था, तो आप आंसर दे सकते हैं वाटसन एंड क्रिक ने। और आरएनए का मॉडल किसने दिया था, आरएनए का मॉडल दिया था फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है, तो न्यूक्लियस में भी दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक डीएनए और एक पाया जाता है आरएनए। ठीक है, और डीएनए का मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसके बाद आरएनए का मॉडल किसने दिया था, तो आरएनए का मॉडल दिया था फ्रेडरिक एंड मिसर ने। ठीक है, तो आगे हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए की क्वालिटीज क्या क्या हैं, इनमें अंतर क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें डबल हेलिक्स पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है सिंगल हेलिक्स। अब डबल हेलिक्स का मतलब होता है द्विकुंडलित संरचना, और सिंगल हेलिक्स का मतलब होता है एक कुंडलित संरचना। मतलब इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें डबल स्ट्रैंड होता है। मतलब आपने जब देखा होगा डीएनए की स्ट्रक्चर, पिछली क्लास में पढ़ा होगा, इस तरह से होता है। और आरएनए का स्ट्रक्चर या तो ऐसे आपने देखा होगा, या तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से
इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, दो तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब डीएनए में आपको मिलेगी डबल हेलिक्स, ये दो स्ट्रैंड मिलेंगे इसमें, और इसमें सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा आपको, ठीक है, एक ही तार टाइप में मिलेगा आपको, ठीक। अब इसके बाद इस पर, इन दोनों पर नाइट्रोजीनस बेस लगा होता है, इन दोनों पर पाया जाता है नाइट्रोजीनस बेस। अब ये नाइट्रोजीनस बेस क्या है, मतलब इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षार, इस पर नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है। अब नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है किस रूप में, तो जब आप देखेंगे तो इसमें इस तरह से लिखा होता है A डबल बॉन्ड T C ट्रिपल बॉन्ड G। अब इसमें भी A डबल बॉन्ड T C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड T C ट्रिपल बॉन्ड G। अब ये बॉन्ड किसका बना होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये हाइड्रोजन बंद होता है, ठीक है। अब इस A और T का क्या मतलब होता है, तो A का मतलब होता है, A फॉर होता है एडेनिन, और T फॉर होता है थाइमिन, और इसके बाद यहां पे लिख देता हूं, C फॉर होता है साइटोसिन, और G फॉर होता है गुआनिन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं, और ये जो डीएनए होता है इसमें आपको मिलेगा ATCG, और आरएनए में यहां पर आपको मिल सकता है AU डबल बॉन्ड U C ट्रिपल बॉन्ड G, A डबल बॉन्ड U C ट्रिपल बॉन्ड G। अब यहां U से क्या मतलब है, तो U का मतलब होता है यूरेसिल, U का मतलब होता है यूरेसिल, ठीक है। तो ये ATCG ये होते क्या है, ये होते हैं नाइट्रोजीनियस बेस, या फिर इसे कहेंगे हम नाइट्रोजन युक्त क्षार, ठीक है। A का मतलब होता है एडेनिन, T का मतलब थाइमिन, और C का मतलब साइटोसिन, G का मतलब गुआनिन, और U से क्या मतलब होता है, तो यूरेसिल, ठीक है। ये इसके बीच में डिफरेंस है। अब आगे देखते हैं, ये डीएनए पाया कहां जाता है और आरएनए कहां पाया जाता है, ठीक है। दोनों तो होते हैं न्यूक्लियस में, मतलब केंद्रक में ही दोनों पाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये कहां पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब ये जो न्यूक्लियस है यहां पर भी डीएनए प्राप्त होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एक फिंगर टाइप में स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। तो ये उसमें भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी सेव होती है वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ये एनर्जी हाउस भी इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। तो मतलब ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो आरएनए ये कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हमने बोला था सेल मेम्ब्रेन, तो इसके बीच में कुछ जेली जैसा पदार्थ होता है,
इसे ही हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो ये होता है सेल लिक्विड। ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है, सेल लिक्विड होता है। तो ये जो आरएनए है ये न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, ठीक। अब इनका काम क्या क्या होता है, तो जो डीएनए है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। इसे हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि डीएनए पर ही जीन होता है और क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब इस पर जीन और क्रोमोसोम होता है। अब इन दोनों का काम क्या होता है, तो क्रोमोसोम से ये पता चलता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी, ठीक है। क्रोमोसोम से हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम से क्या पता चलता है, तो ये पता चलता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। और जीन से क्या पता चलता है, तो जीन से पता चलता है कि उस लड़के या फिर लड़की में किसके गुण पहुंचेंगे, मतलब वो लड़का पापा के कलर का होगा या फिर मम्मी कलर का होगा, या फिर कोई भी बच्चा है तो उसके जो बाल हैं वो किसके होंगे, मतलब बाल किसके टाइप के होंगे, मम्मी के गुण जाएंगे उसमें या फिर पापा के गुण जाएंगे, ठीक है। तो ये जो डीएनए होता है इसे जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है, कि मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये ट्रांसफर होता है डीएनए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आरएनए का क्या काम क्या होता है, तो आरएनए का काम होता है प्रोटीन बनाना और उसका सिंथेसिस करना, सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण करना, ठीक है। अब ये जो आरएनए होता है ये 3 प्रकार का आरएनए होता है। एक होता है एमआरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। एक होता है आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोम आरएनए। और एक होता है टीआरएनए, इसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, इसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। अब इन तीनों में ये होता है सबसे मेन आरएनए, इसको सबसे मेन आरएनए कहा जाता है क्योंकि यही प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और ये सबसे छोटा आरएनए होता है। ट्रांसफर आरएनए मतलब जो टीआरएनए है ये सबसे छोटा आरएनए होता है, ठीक है। अब इनके काम क्या क्या होते हैं, तो किसी भी सेल के पास या फिर किसी भी ऑर्गन के पास, मतलब सेल में जहां पर भी प्रोटीन की जरूरत है तो ये मैसेंजर आरएनए का काम करता है कि ये पता लगाता है कि किसके पास कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, ठीक है। अब ये जानकारी आती है आरएनए के पास, मतलब राइबोसोम आरएनए के पास ये जानकारी आती है तो ये उतना ही प्रोटीन बना देता है। अब इसके बाद ये टीआरएनए का काम होता है ट्रांसफर आरएनए, मतलब अब उतने प्रोटीन को ये टीआरएनए क्या करता है, तो ये उसे ट्रांसफर कर देता है जिसके पास उसकी जरूरत होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतने ही मैटर पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और आगे हमें पढ़ना है क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है। अगली क्लास में हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।